आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संडे का दिन है और कल रात में हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आ गई है जिसमें बाजार में सुर्खियां बटोर रखी है। आखिर हुआ क्या है जो हिडनबर्ग ने फिर से एक बार रिपोर्ट दी है? आइए पहले हम समझते हैं बैकग्राउंड क्या है। सन 2023 जनवरी में हिडनबर्ग ने, जो एक यूएस की कंपनी है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की अगेंस्ट अडानी कि अडानी ने अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के थ्रू बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और स्टॉक को मैनिपुलेट किया है। इस तरह की जब रिपोर्ट आई तो 2023 में जबरदस्त अडानी स्टॉक्स में मंदी आई और ये मान लीजिए कि 50% से ज्यादा तक शेयर्स टूट गए। और वो समय था जब अडानी का एक एफपीओ खुला हुआ था जो मार्केट प्राइस से ऊपर हो गया था, नीचे था, लेकिन जिस मंदी के कारण मार्केट प्राइस के ऊपर आ गया तो इसका मतलब एफपीओ भरना नहीं था। एफपीओ का ऑब्जेक्ट था कि लोन को चुकाना और अपने लायबिलिटीज को कम करना, लेकिन उसमें अडानी जी सफल नहीं हो पाए। और लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वो स्टॉक प्राइस नीचे आने के बाद भी अडानी ने उस एफपीओ को भरा लिया था और भर गया था इशू। लेकिन जब इशू भर गया, जब इशू अलॉटमेंट का नंबर आया तो अडानी ने मॉरल ग्राउंड लेते हुए, बाजार भाव को देखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मुझे अभी पैसा नहीं लेना है, और अपने ढंग से उन्होंने पैसा अरेंज करके अपनी कंपनी को दोबारा से चलाया। लेकिन एक बार झटका न सिर्फ अडानी बल्कि आपके और मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को भी लगा। तो आखिर ये हिडनबर्ग है क्या और वो ऐसा क्या करती है कि इस तरह की रिपोर्ट जारी करके वर्ल्ड में कई जगह पैनिक फैला देती है? तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले, हिडनबर्ग एक कंपनी है जो एडवाइस करती है अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। वो जनरली उसकी प्रैक्टिस क्या है, वो अपने इन्वेस्टर्स को अपने इंडिया की ग्रोथ के अगेंस्ट में है। वो नहीं चाहते हैं कि आप और हम लोग ग्रो करें, हमारा स्टॉक मार्केट ग्रो करे और हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। तो किसी भी तरह से इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ये जॉर्ज सोरोस, और उसके लिए उन्होंने फंड कर रखा है किसको? हिडनबर्ग को। तो रिसेंटली अभी उन्होंने अडानी के अगेंस्ट में रिपोर्ट क्यों बनाई? अपने क्लाइंट को फायदा देना है। लेकिन अडानी के अगेंस्ट में रिपोर्ट इसलिए भी बनाई थी कि ये मान लीजिए कि अडानी चाइना से कोई बड़ा बिजनेस कर रहे थे या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने अडानी को टारगेट बनाया। अभी जब इन्होंने डिक्लेयर किया था सैटरडे को कि वी आर कमिंग विद वन मोर न्यूज ऑन इंडिया, तो लोगों ने सोचा शायद अंबानी के अगेंस्ट में होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि अंबानी जी इतने पॉलिश बिजनेसमैन है, उनके अगेंस्ट में तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी किसके अगेंस्ट में होगा पता नहीं। तो ये एक्चुअल में ये निकला अडानी के अगेंस्ट में, जो उन्होंने टारगेट बनाया कि उस पर एक्शन नहीं लिया गया, या लास्ट 2023 की रिपोर्ट पर अडानी पर एक्शन नहीं लिया गया, तो उन्होंने एक्शन लेने वाले यानी कि सेबी को और सेबी के चेयरमैन पर ही टारगेट कर दिया कि हमारी ओरिजिनल रिपोर्ट सही थी। और सेबी ने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेबी चेयरमैन का भी उस अडानी की कंपनी में या अनडिस्क्लोज ट्रांजैक्शन या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में सेबी चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए उन्होंने अडानी पर एक्शन नहीं लिया। तो इस दुर्भावना के लिए उन्होंने अडानी को या सेबी चेयरमैन पर अगेन अटैक किया है। यहां दूसरी बात ध्यान है, ये अटैक सिर्फ सेबी चेयरमैन पे नहीं है, बल्कि इंडिया गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमी सब पर अटैक माना जाएगा। इंडिया गवर्नमेंट पे क्यों अटैक कर रहा है, और ये यूएस की तरफ से ये अटैक है बेसिकली जाना जाए तो, वो क्यों? इंडिया ने रसिया से ऑयल परचेज किया है। क्या ये उसका रिवेंज तो नहीं है? ये भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रामा है जो एग्जीक्यूट हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। अब हम देखते हैं कि सेबी ने जब 2023 में रिपोर्ट आई थी तो सेबी ने अडानी के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेकर उल्टा हिडनबर्ग को ही 100 केस नोटिस दे दिया कि आपने अपना डिस्क्लोजर पूरा नहीं किया। आप बताइए आपकी शॉर्ट पोजीशन क्या थी इसके पहले, कि आपकी शॉर्ट पोजीशन क्या थी इससे पहले, आपने रिपोर्ट जारी करने से जस्ट पहले शॉर्ट पोजीशन क्या थी, जिसका उन्होंने रिप्लाई दिया या जो भी हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन उस चीज का रिवेंज लेने के लिए उन्होंने सीधा सेबी चेयरमैन को अटैक किया है। अब अटैक में न सिर्फ सेबी चेयरमैन, उनके हस्बैंड धवल पूरी भी शामिल है कि वो उनके मिली भगत से ये काम हुआ है। चलिए अब हम ये समझते हैं, सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ये बात नहीं कर रहा या इसका टेक्निकल लेवल या बहुत ज्यादा डीप में जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट क्या है वो हमें पता नहीं है। वो तो जो भी रिपोर्ट एजेंसी होगी, जो भी एजेंसी होगी, वो डिसाइड करेगी। लेकिन इस समय बाजार में या इन्वेस्टर के बीच में माहौल कैसा है? जहां तक माधवीपुरी बुच जो सेबी चेयरमैन है,
उनके अगेंस्ट में इस समय जनरल इन्वेस्टर के मन में नेगेटिव माहौल है। इसका रीजन क्या है? एक तो ये रेगुलरली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहां इनके अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, और स्टेटमेंट में जो पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन पर किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाने के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो आम इन्वेस्टर को पसंद नहीं आ रहे। जब ये पसंद नहीं आ रहे तो वो इन्वेस्टर्स इनके अगेंस्ट में अपना माहौल, अपना मन बना के बैठे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, रेगुलेटरी चेंजेज न तो बाजार को पसंद है, न इन्वेस्टर को पसंद है, और न आम पब्लिक को पसंद होता है। और यदि रियल में कहा जाए तो चेंजेस तो हम लोगों को किसी को भी पसंद नहीं है। जब ये कुछ चेंजेस लाने की बात करती हैं तो इस कारण से बाजार और इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आ रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा चेंजेज, नेगेटिव न्यूज, अनसर्टेनिटी और फ्यूचर ऑप्शन की चेंजेस, लोड साइज की चेंजेस, ये जो बातें कर रही है ना, ये सब लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए मन में, लोगों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में इनके अगेंस्ट में एक दुर्भावना या एक इस तरह की फीलिंग है कि ये हमारे फेवर की नहीं है, या ये हमें, हमारे अगेंस्ट में काम कर रही है, हमें परेशान कर रही है। क्योंकि एक बात मान के चलिएगा, स्टॉक मार्केट में सिर्फ ब्रिलियंट लोगों का, इंटेलिजेंट लोगों का ही काम है। क्यों? क्योंकि यहां आप वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन से फाइट करके पैसा कमाते हो। ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के पीछे जब ये रिपोर्ट आई तो आम इन्वेस्टर मन में खुश हो रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, ये फंस गई, ये हमें बेंच करने चल रही थी, ये फंस गई। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में आप देखिए ये क्या कर रही थी, इनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से मैं इंटरप्रेट करता हूं, जिस तरह से मैं फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं या कॉमन सेंस से शेयर कर रहा हूं, शायद कोई नहीं करता होगा। जहां आम इन्वेस्टर की यदि हम बात करें तो इस समय आप ध्यान रखिए, आम इन्वेस्टर कह रहा है आई लव हिडनबर्ग। क्यों? क्योंकि उनको माधवीपुरी बुच के जो रिएक्शन पिछले 1-2 महीने के आए वो पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आई लव हिडनबर्ग। लेकिन क्या हिडनबर्ग देश के हित में है? बिल्कुल नहीं। अब हम देखते हैं कि अब हो क्या सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेबी चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए, रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। कुछ कहते हैं कि सरकार को उनको हटा देना चाहिए। भाई दोस्तों एक बात बताइए कि सेबी चेयरमैन एक बहुत बड़ी पोस्ट है, और बड़ी पोस्ट हो या पॉलिटिशियन हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, इनके अगेंस्ट में कभी भी कोई भी कुछ भी आक्षेप लगा सकता है। चाहे वो बोल, तो डेमोक्रेसी में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो इन्होंने भी कुछ बोल दिया, कुछ स्टेटमेंट दे दिया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन दे दिए। इसको प्रूफ अभी जब तक नहीं होगा तब तक इन्हें कोई भी रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है। न तो ये देंगी, न देने की जरूरत है। यदि आपके और मेरे जैसा कोई आदमी इन पर लांछन लगा देवे तो शायद बाजार भी रिएक्ट नहीं करे, लेकिन क्योंकि हिडनबर्ग है इसलिए बाजार उस पर रिएक्ट करेगा। दूसरी बात, ये इस समय क्या करेंगी, जैसा कि इनका एक स्टेटमेंट आ चुका है कि वो बिल्कुल फ्री है और डिस्क्लोज्ड है सारी इनकम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बात को दोबारा से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकती है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है और मैं बिल्कुल पाक साफ हूं। यदि वो ऐसा करती हैं तो बाजार में फिर से हिम्मत आ जाएंगी। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं और विपक्ष कोशिश कर सकता है कि जेपीसी बिठा दी जाए इसके अगेंस्ट में, या इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ऑल डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। यदि हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, वो भी टाइम लेगी अपना डिसीजन ले देने में, और जैसे डिसीजन देने में टाइम लेगी तब तक बाजार में ये सब बातें ठंडी हो जाएगी। और हाँ, एक और बात होने वाली है कि इन सब के बीच में वो अपने जो कनाडा में भाई साहब बैठे हैं ना, ध्रुव राठी जी, उनका भी एक वीडियो आ जाएगा और वो इस पर डिटेल से कुछ अपना ज्ञान पिला देंगे। मुझे तो लगता है आज शाम तक ही उनका वीडियो आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं मैं कि ये अटैक सिर्फ अडानी या सेबी चेयरमैन पे नहीं है, बल्कि ये अटैक एक्चुअल में है इंडियन गवर्नमेंट पर, इंडियन इकोनॉमी पर, आप पर और हम पर, इंडियन इन्वेस्टर्स पर अटैक है। और वो कौन अटैक कर रहा है? यूएस की कोई फर्म, जिसको फंडिंग कौन कर रहा है? जॉर्ज सोरस। और ये कौन है जो इंडिया के अगेंस्ट में काम करना चाहते हैं? तो दोस्तों एक बात बता दूं, इंडिया कोई बांग्लादेश नहीं है कि इनके अटैक करने से, इन छोटे मोटे अटैक से इंडिया को फर्क पड़ जाएगा। ये मान के चलिएगा, इंडिया उस हाथी की तरह है जिसके पीछे कई कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये उन्हीं कुत्तों की तरह है जो भौंकते रहते हैं, लेकिन इनसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है और न अडानी जी को फर्क पड़ना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट आने का एक और रीजन है। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि एफआईज माल बेच रही है लेकिन फिर भी बाजार नहीं टूट रहा है।
क्यों? क्योंकि आपका और हमारा पैसा बाजार में लगा हुआ है और बाजार में आपका हमारा पैसा इस कदर लगा हुआ है कि हमें हमारी इकोनॉमी पे विश्वास है। और एफआईज माल बेच रही है कि बाजार थोड़ा टूटे तो लेवे, लेकिन लेवे किससे? बाजार टूटता नहीं है इससे पहले कि लोकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और आप और हम लेने आ जाते हैं। तो इसलिए वो उनको ये डेस्परेट है कि वो माल नहीं ले पा रहे हैं और माल सस्ते में लेना चाहते हैं, तो इस तरह की वो न्यूज़ फैलाकर बाजार को किसी तरह से तोड़कर हमसे माल छीनना चाहती हैं। और दोस्तों, आप और हम जिन्हें इंडियन इकोनॉमी में विश्वास है वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो आइए अभी हम बात करते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप एक बात मान लीजिए कि इस बार हिडनबर्ग ने सेबी चेयरमैन पे अटैक करके, सेबी चेयरमैन पे अटैक नहीं किया है बल्कि डायरेक्ट पंगा ले लिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। क्यों? क्योंकि सेबी चेयरमैन का यदि रेजिग्नेशन हो जाए तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी एक धक्के की बात होगी, बल्कि उनके इज्जत की सवाल है कि वो कैसे मान लें कि उनकी चेयरमैन गलत काम कर रही है। तो ये हो नहीं सकता, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट हिडनबर्ग पे एक्शन लेगी कि उन्होंने हमारे एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेटर के चीफ पर अटैक किया है और वो अटैक इस तरह का माना जाएगा जैसे उन्होंने इंडिया पे अटैक किया हो। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग एक्शन लेगी इस पर। मैं आपसे पूछता हूं, यदि हिडनबर्ग ऐसा है तो वो इलॉन मस्क पर वीडियो क्यों नहीं बनाती है, जो क्रिप्टो में ट्रेड करता है, जो क्रिप्टो में इतना ट्रेड कर रहा है, बल्कि उस पर सट्टा कर रखा है। दूसरी बात, सेबी चेयरमैन पर कोई केस नहीं चलता है जब तक कि गवर्नमेंट खुद केस नहीं कर दे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो सकता है, लेकिन सेबी चीफ पर कोई केस नहीं चलेगा जब तक कि गवर्नमेंट खुद नहीं कर देवे। हाँ, जेपीसी बैठकर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लेकिन कोई केस नहीं चल सकता है। तो इसलिए इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाजार के बारे में, बाजार गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन सिर्फ अडानी स्टॉक्स। रीजन, ये अटैक अडानी पर ही है, तो गैप डाउन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स इस गैप डाउन को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, पिछली बार की तरह बेवकूफ नहीं बनेंगे। दूसरी बात, इस इवेंट को इंडियन मीडिया भी फेवर करेगी, किसको? गवर्नमेंट को, सेबी चीफ को, और ऑपोजिशन करेगी, बल्कि अपोज करेगी हिडनबर्ग को। तो कुल मिलाकर घबराने की कोई बात नहीं है और ये लोग इन्वेस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी को, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज लेंगे। लेकिन हिडनबर्ग अब बच पाएगा ये बहुत मुश्किल है, उस पर जरूर एक्शन होगा। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में है कि सेबी चेयरमैन को हटाना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए, कुछ करना चाहिए या वो हट जाएंगी। यदि ऐसा होता है, आप एक मान के चलिएगा, सेबी अपनी जगह काम कर रही है, करती रहेगी, चेयरमैन दूसरा भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेबी बढ़िया ही काम करेगी। आम इन्वेस्टर इस बात से खुश होगा और बाजार 500 पॉइंट और तेज हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर गवर्नमेंट को एक सलाह देना चाहता हूं कि इस समय गवर्नमेंट नई इलेक्ट होके आई है, तीसरी बार इलेक्ट होके आई है। नंबर एक, गवर्नमेंट इस बात को ध्यान रखे कि आम इन्वेस्टर क्या चाहता है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो कैसे रहना चाहती है, कैसे ट्रेड करना चाहती है। आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर, जिनके बजट के बाद में जब उन्होंने एसटीटी बढ़ाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया, प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन में चेंजेस किया, ये चारों चेंजेस आम इन्वेस्टर स्पेशली मिडिल क्लास को पसंद नहीं आ रहे। और आपने देखा होगा कि इसी रीजन से सोशल मीडिया पर बार बार उनके बारे में निर्मलताई करके हंसी उड़ाई जा रही है, बल्कि उनके अगेंस्ट में वर्ड्स बोले जा रहे हैं, जबकि पिछले 10 सालों में मैंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इतने नेगेटिव वर्ड्स नहीं सुने हैं। तो उन्हें ये चाहिए कि लोगों की भावनाओं को समझे, और उन्होंने भावनाओं को समझते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रियल एस्टेट पर कुछ चेंजेस भी किया है। मेरा तो ये सजेशन है, उन्हें तुरंत प्रभाव से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% था इक्विटीज पर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% था, एज इट इज रिस्टोर कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आम इन्वेस्टर, आम स्मॉल इन्वेस्टर, मिडिल क्लास हैप्पी हो जाएगा। और ये मान के चलिएगा, ये मिडिल क्लास इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वोट बैंक है। दूसरा, गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ाया है, तो उसका रीजन है कि गवर्नमेंट चाहती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कम हो, स्मॉल इन्वेस्टर फ्यूचर एक्शन में काम कम करें। तो ये एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करना हमारे हित की बात नहीं है, और उसे ही गवर्नमेंट एक्नॉलेज करने के लिए एसटीटी बढ़ाया है। उनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि आपसे ज्यादा पैसा लेना, उनका इंटरेस्ट है कि आप इन्वेस्टमेंट करें
और इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाएं, न कि फ्यूचर ऑप्शन में सट्टा करें। तो इसको हमें भी एकोमोडेट करना चाहिए, बल्कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ पिछले ये 1 महीने से जब से माधवीपुरी जो सेबी चेयरमैन है वो बार बार फ्यूचर ऑप्शन पे अटैक करना चाहती है, या कभी स्टेटमेंट आ रहे हैं कि यहाँ सट्टेबाजी बढ़ गई है, यहाँ पर लोड साइज हम बढ़ा देंगे, यहाँ पर मार्जिन बढ़ा देंगे, कैलेंडर स्प्रेड का मार्जिन बढ़ा देंगे। जो भी ये करना चाहें वो करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें, मेरा इसमें एक ही सजेशन है कि उन्होंने जब से ये वीकली ऑप्शन स्टार्ट किया है और अलग अलग डेट पे अलग अलग ऑप्शन स्टार्ट किया है, तब से स्पेकुलेशन बढ़ गया है। तो बेटर है कि ये वीकली ऑप्शन बंद कर देवें और सिर्फ मंथली ऑप्शन जो पहले चलता था वो चलने देवें। लोड साइज बढ़ाना या घटाना, इससे क्या है कि मार्केट और इन्वेस्टर के सेंटिमेंट इफेक्ट होंगे, उसको नहीं करके वीकली ऑप्शन बंद कर दीजिए। और एसटीटी ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो आपका ये जो फालतू की सट्टेबाजी हो रही है वो बंद हो जाएगी। तीसरा मेरा सजेशन ये है, एक बार मैंने सेबी चेयरमैन से सुना था कि रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आईपीओ जब अलॉटमेंट आए, आईपीओ में नहीं लगाकर जब रियल प्राइस डिस्कवरी स्टॉक मार्केट में हो जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। पिछले 30-40 सालों से तो मैं देख रहा हूं कि आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना और उनको अलॉटमेंट पर प्रॉफिट बुक करना रिटेल इन्वेस्टर के लिए बेस्ट तरीका रहा है शेयर बाजार से पैसा कमाने का। तो मेरा तो ये सजेशन है कि ये जो जितने भी आईपीओ होते हैं वो 100% रिटेल इन्वेस्टर को देने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं, कम एजुकेटेड है, कम नॉलेजेबल है, और उनको लिस्टिंग गेन पर बेचकर पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और साथ ही साथ में जो एफआईज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कहना चाहिए कि आप बाजार से खरीदे, प्राइस डिस्कवरी करें। इससे रिटेल इन्वेस्टर को फायदा होगा। एफआईज और इंस्टीट्यूशंस रियल डिस्कवरी प्राइस पर बाजार से ऊंचे भाव में लेकर रिटेल इन्वेस्टर के लिए टेबल पे कुछ छोड़ देगी। यदि ऐसा करेगी तो रिटेल इन्वेस्टर फ्यूचर ऑप्शन में सट्टा नहीं करके इस तरह से काम करके अपनी मजदूरी करता रहेगा और 2 पैसे स्टॉक मार्केट में कमाता रहेगा। तो अंत में बस मैं यही पूछना चाहता हूं आपको कि आपको मैंने ये जो गवर्नमेंट को 3 सजेशन दिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है। नंबर दूसरी बात, क्या हिडनबर्ग जैसी कंपनीज को जो इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रही है उन पर गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और नंबर तीसरी बात, क्या ये यदि बाजार कल टूटता है, स्पेशली अडानी स्टॉक्स टूटते हैं, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, या सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैंने कोई ज्यादा डिटेल में बात नहीं की है कि रिपोर्ट पे क्या है या किस तरह की उसकी एक्सप्लेनेशन है, मैंने वो बात की है जो एक्चुअल में बाजार में होने वाली है। यदि मेरी बात पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।